हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय बसु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज अपन डिस्कस करेंगे थायराइड के डिसऑर्डर के बारे में। थायराइड जो है उसके कितने डिसऑर्डर होते हैं, किस किस की वजह से होते हैं, उसके क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार क्वेश्चंस जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में पूछे जाते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं अपन थायराइड डिसऑर्डर। तो बात करते हैं अपन थायराइड डिसऑर्डर की। थायराइड डिसऑर्डर जो है वो जनरली दो टाइप के होते हैं। दो डिसऑर्डर जनरली थायराइड ग्लैंड के होते हैं। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, और सेकंड वन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इन दोनों डिसऑर्डर्स की बात करने से पहले पता करें कि डिसऑर्डर जो है वो जब भी थायराइड ग्लैंड जो है उसके दोनों के दोनों हार्मोनल डिसऑर्डर है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है वो जनरली 3 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जब भी उन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जब भी उन हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात करें अपन जनरली उस हार्मोन के फंक्शंस की या थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस की, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स का पता होने से पहले अपने को थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोनों के दोनों डिसऑर्डर जो हैं वो समझने में ईजी हो जाते हैं। तो अपन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड है उसके जनरल पॉइंट की, कि थायराइड ग्लैंड है उसका वेट कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली ब्लड सप्लाई कितनी होती है, सिचुएटेड ये कहाँ होती है। तो बात करते हैं अपन थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड है वो टाइप में कैसी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है। बॉडी के अंदर सिर्फ 5 ही प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जिसमें से सबसे बिगेस्ट और सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी अगर एंडोक्राइन की बात करी जाए तो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, थायराइड। स्पेसिफिक अगर दिया हुआ हो कि बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है तो आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ होती है, यानी पोजीशन जो बात करें थायराइड ग्लैंड की कि कहाँ होती है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो होती कहाँ है, नेक रीजन में। नेक रीजन के अंदर भी बात करी जाए तो क्या होता है, एंटीरियर एंड इंफीरियर, एंटीरियर एंड इंफीरियर होती है किसके, लैरिंग्स के। लैरिंग्स जिसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स। तो लैरिंग्स जो है उसके एंटीरियरली यानी सामने की तरफ होती है और नीचे की तरफ होती है। तो अगर बात थायराइड ग्लैंड की पोजीशन की बात करें तो सिचुएटेड कहाँ होगी, नेक रीजन के। लैरिंग्स से कहाँ होगी, एंटीरियरली और इन्फीरियरली। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका कलर जो होता है वो रेडिश पिंक होता है। कैसा कलर होता है, रेडिश पिंक का कलर होता है। रेडिश पिंक कलर होने के पीछे रीजन भी है एक, क्योंकि ये ग्लैंड जो है वो कैसी ग्लैंड है, एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। हाईली वेस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मली अदर ग्लैंड की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अगर ब्लड सप्लाई की बात करी जाए तो 80 to 120 ml ब्लड जो है वो पर मिनट सप्लाई किया जाता है कार्डियक आउटपुट का, किसको, थायराइड ग्लैंड को। यानी पर मिनट अगर एक कार्डियक आउटपुट जो पूरा कार्डियक आउटपुट जो है 1 मिनट का, उसके अंदर 80 to 120 ml जो ब्लड है पर मिनट है वो किसको सप्लाई किया जाएगा, थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। कलर भी कैसा होता है इसका, रेडिश पिंक। शेप की बात करी जाए तो थायराइड ग्लैंड है वो एच शेप होती है, यानी 2 लोब होते हैं और बीच में एक स्थमस होता है।
पार्ट होता है, दोनों लोब को कनेक्ट करता है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं इस्थमस। तो एच शेप होती है, या एच शेप के अलावा अगर दूसरा कहीं बुक्स में नाम लिखा हो, तो काफ़ी बुक्स में नाम लिखा है बटरफ्लाई शेप, यानी बटरफ्लाई शेप जो है वो भी होती है किसकी, थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में अभी अपन ने जाना कि सैचुरेटेड कहाँ होती है, ब्लड सप्लाई कितनी होती है और शेप कैसी होती है। बात करते हैं इसके वेट की। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका वेट जनरली 25 to 30 ग्राम होता है। फीमेल की तुलना में मेल के अंदर वेट थोड़ा थायराइड ग्लैंड का ज़्यादा होता है, बट अप्रोक्सीमेटली वेट जो है कितना होता है, 25 to 30 ग्राम वेट जो कैरी करती है कौन, थायराइड ग्लैंड। बात करते हैं इसके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स की। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो जनरली 3 हार्मोन सिक्रीट करती है। इसके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन होते हैं? फर्स्ट होता है T3 हार्मोन, सही, नेक्स्ट में होता है T4 हार्मोन, और लास्ट में होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन 3 टाइप के हार्मोन जो हैं वो थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। T3 हार्मोन जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडोथैरोनिन। ट्राई मीन्स क्या होता है, आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। T4 जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टेट्रा आयोडोथैरोनिन, यानी मिलके जो जब भी थायराइड हार्मोन बनता है तो थायराइड हार्मोन बनता कैसे है, थायराइड हार्मोन का जो प्रीकस होता है वो होता है टायरोसिन प्लस आयोडीन। टायरोसिन प्लस आयोडीन। अब आयोडीन का अगर 1 मॉलिक्यूल बनेगा तो मोनो होगा, 2 बनेगा तो डाई होगा, 3 बनेगा तो ट्राई होगा, और 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के मिलके बनेंगे तो टेट्रा होगा। तो 3 मॉलिक्यूल किसके अंदर होते हैं, ट्राई आयोडोथैरोनिन के अंदर, और 4 मॉलिक्यूल किसके अंदर होते हैं, T4 के अंदर। T3 है, उसका दूसरा नाम थायरोक्सिन हार्मोन भी होता है, थायरोक्सिन हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो ये 3 टाइप के हार्मोन है वो कौन सिक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। और मिलके बने किससे होते हैं, टायरोसिन से मिलके बने हुए होते हैं और आयोडीन से मिलके बने हुए होते हैं। ये इनके प्रीकर्सर दोनों के, आयोडीन और टायरोसिन मिलेगा तब क्या बनेगा, T3 और T4 हार्मोन बनेंगे। 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के मिलके बनेंगे तो T3 बनेगा, और 4 मॉलिक्यूल बनेंगे तो T4 बनेगा। अब बात करते हैं T3 और T4 के हार्मोन के फंक्शंस की। जनरली जब भी हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इन्हीं दोनों हार्मोन्स के फंक्शन जो है वॉल्टर होते हैं। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 और T4 का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म जब भी होगा यानी थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो इसके अंदर नाम से अपन पता कर सकते हैं कि T3 और T4 हार्मोन का क्या होगी, कमी होगी। अब बात करें अगर इनके साइन सिम्टम की कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या साइन आते हैं, हाइपो में क्या साइन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो सीधी उससे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि T3 और T4 हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हाइपर के अंदर T3 और T4 के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और हाइपो के अंदर इन दोनों के फंक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यू की, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग की, कि उनके नॉर्मल फंक्शन जो वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में कैल्सीटोनिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं T3 और T4 हार्मोन के बारे में। दोनों के दोनों कंबाइन लेके क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन के फंक्शन की बात करते हैं। तो बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 दोनों के फंक्शन अपन कंबाइनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, जैसे अभी अपन ने पढ़ा तो थायराइड ग्लैंड है उसकी शेप कैसी होती है, एच शेप होती है। यहाँ फॉलिकल्स होते हैं। 3 टाइप की सेल्स जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड के अंदर पाई जाती हैं। एक होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स जो फॉलिकल्स के बाहर की तरफ होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, और एक होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। इन दोनों के बीच में क्लियरली विजुअलाइज होती हैं सी सेल्स। तो ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं ये सिक्रीशन करती हैं किसका, थायरोग्लोबुलिन का। फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सिक्रीशन करते हैं जनरली T3 और
T4 का सील सेल्स से मिलके बनता है कैल्सिटोनिन। सी सेल्स जो है वो कैल्सिटोनिन के फॉर्मेशन का काम करती हैं। अब बात करें T3 T4 है वो जनरली बनेगा कहाँ से? फोलिकुलर सेल से मिलके बनेगा। साइज की बात करते हैं, स्पेसिफिक साइज की बात करें तो ये बीच में जो कनेक्ट करता है वो क्या होता है? इस्थमस होता है। इस्थमस की साइज की बात करी जाए, अगर जनरली पूरी थायराइड ग्लैंड की साइज की बात करें तो थायराइड ग्लैंड की साइज होती है 5 × 2.5 × 2.5। यानी सबसे पहले 5 याद रखना, उससे पहले हाफ और हाफ कर देनी है। ये लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस है। ये क्या हुई? थायराइड की बॉडी की साइज जो हम बात कर रहे हैं, फोलिकुलर या पैराफोलिकल्स जो है दोनों तरफ। इसके बाद बात करें अपन इस्थमस की साइज़ की, तो इस्थमस की साइज जो होती है कितनी होती है? 1.2 × 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर है। 1.2 यानी 1.2, विड्थ जो होगी वो भी क्या होगी? 1.2 होगी और लेंथ है वो भी कितनी होगी? 1.2 सेंटीमीटर होगी। ये क्या थी? थायराइड ग्लैंड की साइज। शेप कैसी होती है? एच शेप। तो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं? T3 और T4 हार्मोन का। अब नेक्स्ट बात करें फंक्शन की, तो फर्स्ट फंक्शन जनरली T3 T4 हार्मोन जो होते हैं बॉडी के हर एक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अपन सिस्टम वाइज एक एक फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म। सबसे मेन फंक्शन होता है थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग बात करी जाए तो मेन न्यूट्रिएंट्स 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो इसके अलावा भी सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, T3 और T4 हार्मोन जो है क्या करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। यानी प्रोटीन को क्या कराएंगे? सिंथेसाइज कराएंगे, प्रोटीन की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। सेकेंड वन बात करें अपन फैट के रिगार्डिंग, तो T3 T4 हार्मोन जो है वो फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी जब भी फैट का ब्रेकडाउन होगा तो बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड है वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो फ्री फैटी एसिड जो है उनकी अमाउंट क्या करते हैं? T3 T4 हार्मोन क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करी जाए जो हार्मफुल फैटी एसिड होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, इन हार्मोन को T3 और T4 जो है वो क्या कर देते हैं? डिक्रीज करते हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम आना, ये ब्लड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होना, ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी में आने लग जाती हैं। बल्कि T3 T4 हार्मोन ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। उन सारी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जिनकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़े। कौन कौन सी एक्टिविटी? जैसे GI जो है उससे अब्जॉर्प्शन जो है ग्लूकोज का बढ़ा देंगे। अब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या जाएगा? ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज को, नियो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू को, जेनेसिस रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन को। जनरली ग्लूकोज किससे मिलके बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट या ग्लाइकोजन से मिलके बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट के अलावा नए जो प्रोडक्ट हैं, नियो जो नाम लिया गया न्यू के लिए, नए जो प्रोडक्ट हैं उनसे अगर ग्लूकोज बनता है तो प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदर देन द कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है तो कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस भी क्या होगी? T3 T4 हार्मोन की वजह से बढ़ेगी, ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो T3 T4 हार्मोन क्या कॉज करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। तो इन सभी की वजह से अपन बात करें तो बॉडी की BMR जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब बॉडी की BMR इंक्रीज होगी तब जो है वो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा?
इंक्रीज होगा, क्योंकि जब जब मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होती है तो वहाँ से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेशन का काम भी कौन करते हैं, T3 T4 हार्मोन करते हैं, क्योंकि हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ साथ क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी क्या हो जाती है, बॉडी की बढ़ जाती है। तो ये पहला फंक्शन था किसके रिगार्डिंग, मेटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन, फर्स्ट वन था मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग, सेकंड वन बात करते हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग कि CVS के ऊपर T3 और T4 हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। तो T4 और T3 हार्मोन जो दोनों हार्मोन होते हैं वो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करते हैं, सेकंड वन रेट भी इंक्रीज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ बात हो रही है फोर्स की, अगर फोर्स बढ़ेगा, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो अपन ये बोल सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड बात करें अपन हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट बढ़ेगी तो कंडीशन जो कौन सी राइज होगी, टेकीकार्डिया। तो T3 T4 हार्मोन जब भी बढ़ेंगे तो हार्ट रेट को भी बढ़ाएंगे और कार्डियक आउटपुट को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर T3 T4 हार्मोन कम होंगे तो फंक्शन इन दोनों के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जब जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा यानी वेसल्स के अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और कंडीशन अराइज होगी हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, तो हाइपरटेंशन भी कोज करते हैं कौन, T3 और T4 हार्मोन। बात करें इसके बाद नेक्स्ट वन सिस्टम की, नेक्स्ट वन सिस्टम होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें, T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देते हैं, यानी रेट जो है वो रेस्पिरेशन की वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ब्रोंको डायलेशन का काम भी करते हैं, लेकिन रेट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है और रेट जब भी बढ़ती है कंडीशन कौन सी कहलाती है, टेकीपनिया। तो T3 T4 हार्मोन अगर बढ़ते हैं तो बॉडी के अंदर कौन सा साइन सिम्टम कोज करते हैं, वो टेकीपनिया। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन बात करते हैं अपन बॉडी वेट। T3 और T4 हार्मोन जो है बॉडी वेट को डिक्रीज करने का काम करते हैं, यानी कम करने का काम करते हैं। इसके पीछे दो रीजन होते हैं। फर्स्ट वन रीजन है कि बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगी, BMR बढ़ेगी। BMR बढ़ेगी तो फैट कंटिन्यूसली टूटती रहेगी। फैट अगर एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा नहीं होगी तो वेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। सेकंड वन रीजन क्या है वेट लॉस का, अभी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। बट बॉडी वेट है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि BMR जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाती और वेट जो है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्थ वन फंक्शन की, नेक्स्ट कौन से सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होता है। तो अफेक्ट ऑन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम। T3 T4 हार्मोन जो है वो GI सिस्टम के अंदर होने वाले जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट हैं उनको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट जब भी बढ़ते हैं, GI के अंदर मोटिलिटी बढ़ती है तो स्टूल क्या बार बार पास आउट होता है। स्टूल अगर टाइम से ज़्यादा पास आउट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कंडीशन को अपन बोलते हैं डायरिया। डायरिया की कंडीशन जो है वो कोज करते हैं T3 और T4 हार्मोन जब भी बढ़ेंगे तब कंटिन्यूसली डायरिया होगा। बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा। फ्लूइड का लॉस होता है तो कंडीशन कौन सी राइज होती है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट का क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। तो सेकंड वन रीजन भी क्या है उसका, डायरिया। डायरिया हुआ क्योंकि GI की मोटिलिटी बढ़ी, डायरिया फ्लूइड लॉस कोज किया डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या हुआ, बॉडी का वेट लॉस हुआ। तो वेट लॉस के दो रीजन, पहला BMR का बढ़ना, दूसरा बॉडी के अंदर क्या कोज होना, डिहाइड्रेशन कोज होना। ये दोनों कारण थे वेट लॉस के। तो GI के ऊपर क्या इफेक्ट था कि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन सिस्टम के रिगार्डिंग, CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं वो जनरली सेंट्रल नर्व सिस्टम की अलर्टनेस जो है, या सेकेंड में बात कर लें अपन एक्टिवनेस जो है,
उसको मेंटेन करने का फंक्शन करते हैं, या एक तरीके से मान लो कि इंक्रीज करने का फंक्शन करते हैं। T3 T4 हार्मोन जो है वो क्या करेंगे, अलर्टनेस को बढ़ा देंगे और एक्टिवनेस को बढ़ा देंगे। तो जब जब T3 T4 हार्मोन बढ़ेगा तो पेशेंट है वो इरिटेट होने लग जाता है। जब जब T3 T4 हार्मोन जो है वो कम होता है तो पेशेंट का मूड जो है वो कैसा होने लग जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है। नॉर्मल क्लाइंट के अंदर T3 और T4 हार्मोन क्या करते हैं, अलर्टनेस और एक्टिवनेस जो होती है ब्रेन की, उसको मेंटेन रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड के रिगार्डिंग। ब्लड के रिगार्डिंग मान लो, चाहे बोन मैरो के रिगार्डिंग मान लो, क्योंकि बोन मैरो ही प्रोडक्शन करती है किसका, ब्लड का। तो ब्लड का प्रोडक्शन जो है, ब्लड की जो सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं कौन, T3 और T4 हार्मोन। तो ब्लड के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है प्रोडक्शन इन ब्लड। T3 और T4 हार्मोन अगर कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर बना रहा तो एनीमिया होने के चांसेस जो हैं वो क्या होते हैं, कम, क्योंकि ब्लड का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। यानी बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं T3 T4 हार्मोन की, वो क्या करें, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करते रहें। अगर T3 T4 हार्मोन की कमी हो जाती है, हो सकता है कि ब्लड के अंदर भी ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट किससे सफ़र करने लग जाए, एनीमिया से सफ़र करने लग जाए। तो एक और इफेक्ट है किसके ऊपर, ब्लड के ऊपर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम, इंटीगुमेंट्री या स्किन, इंटीगुमेंट्री सिस्टम या स्किन के बारे में। T3 T4 हार्मोन जो होते हैं वो जनरली स्मूथनेस और स्किन की जो इंटीग्रिटी होती है या हेयर्स की स्मूथनेस होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं दोनों हार्मोन T3 और T4 हार्मोन। तो स्किन के ऊपर या इंटीग्युमेंट्री सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि स्किन की स्मूथनेस को और स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे दोनों के दोनों हार्मोन। अगर दोनों के दोनों हार्मोन जो है ज़्यादा हो जाएंगे तो स्किन जो है एकदम से शाइनी हो जाती है, हेयर जो है एकदम से सिल्की हो जाते हैं। अदरवाइज ब्रिटिल स्किन या टूटी फूटी स्किन जो है अपने को दिखाई देती है अगर इन दोनों हार्मोन्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट वन पर बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, सेक्सुअल फंक्शन। सेक्सुअल फंक्शन की अगर बात करी जाए तो सेक्सुअल फंक्शन का मीन्स क्या क्या रोल होता है T3 T4 का। जो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन होते हैं जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी हैं उनको रेगुलेट करने का, उनको मेंटेन करने का काम भी करते हैं T3 T4 हार्मोन। अगर कमी या ज़्यादा होती है, अगर T3 हार्मोन ज़्यादा होता है या T4 हार्मोन ज़्यादा होता है, इन दोनों में से दोनों के दोनों हार्मोन जो है कम होते हैं तो अल्ट्रेशन आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। यानी अपने को ओलिगोमेनोरिया या पॉलीमेनोरिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो भी लॉस हो जाएंगी पसंद की, यानी लॉस ऑफ लिबिडो भी अपने को देखने को मिल सकता है जब इनके डिसऑर्डर जो हैं वो अराइज होते हैं। तो वो अपन बात करेंगे डिसऑर्डर के अंदर। तो ये सारे के सारे थे इनके फंक्शन। लास्ट वन अगर नेक्स्ट वन फंक्शन की बात करते हैं अपन, इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, T3 T4 हार्मोन जो होते हैं स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोनों के दोनों अगर T3 T4 हार्मोन की कमी हो रही है तो स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर T4 और T3 हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी या स्पाज्म जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है कौन, T3 और T4 हार्मोन। अब बात करेंगे अपन डिसऑर्डर्स की, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। डिसऑर्डर से पहले से बात करें कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि T3 T4 हार्मोन जब बढ़ जाएंगे कंडीशन कहलाएगी हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों के दोनों हार्मोन जो है वो कम हो जाएंगे कंडीशन कहलाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होता है। नॉर्मल लेवल की बात करी जाए कि दोनों हार्मोन जो है वो नॉर्मल लेवल में ब्लड के अंदर कितने होते हैं। एक और हार्मोन होता है इनके अलावा जो इनको रेगुलेट करता है, हार्मोन का नाम होता है TSH। ये हार्मोन भी जिम्मेदार होता है हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग।
फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिक्रेट जो है वो कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच सिक्रेट होता है और ये टीएसएच मैसेज देता है कौन सी ग्लैंड को? थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो क्या सिक्रेट करे? T3 और T4 सिक्रेट करे। तो अगर ये वाला हार्मोन भी बढ़ रहा है तो भी इनके सिक्रेशन को बढ़ा सकता है, अगर ये वाला हार्मोन कम हो रहा है तो इनके दोनों के प्रोडक्शन को भी क्या कर सकता है? कम कर सकता है। बात करते हैं अपन नॉर्मल लेवल की, T3, T4 और TSH के नॉर्मल लेवल की। सबसे पहले बात करें अपन T3 हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसका नॉर्मल लेवल होते हैं 80 to 230 Ng पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मीन्स 10 ml। तो डेसीलीटर पर डेसीलीटर पे कितना नैनोग्राम होता है? 80 to 230। यूनिट ध्यान में रखनी है, कितना होना चाहिए? नैनोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं T4। T4 जो होता है वो होता है 5 to 12 mcg पर dl। mcg पर dl होता है, 5 to 12 mcg पर dl, यानी 5 से लेके 12 mcg पर dl तक होगा। ये वाला था वो नैनोग्राम के अंदर था, ये वाला जो होता है वो mcg के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं TSH। TSH की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.5 से लेके 5.1 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तीनों की यूनिट अलग अलग थी, ये दोनों पर DL के अंदर थे, ये पर ml के अंदर है, ये माइक्रो यूनिट इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है, ये mcg के अंदर है और ये नैनोग्राम के अंदर है। तो ये क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी? तीनों हार्मोन्स की, जो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने का काम करता है TSH, और जो थायराइड ग्लैंड से बनते हैं T3 और T4। अगर लेवल है वो इनसे ज़्यादा है तो कंडीशन कौन सी होगी? लेवल इनसे कम है तो कंडीशन कौन सी होगी? अब अपन बात करेंगे डिजीज कंडीशन की। फर्स्ट वन डिजीज कंडीशन होती है इसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म नाम से पता लग रहा है। हाइपर मीन्स एक्सेसिव बोल सकते हैं अपन, या दूसरा नाम बोल सकते हैं अपन इंक्रीज। हाइपरथायरॉयडिज्म वो डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं उनका लेवल जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब बात करें अपन कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या क्या फंक्शन अपने को देखने को क्या क्या साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया था T3 और T4 हार्मोन के फंक्शन, सारे के सारे फंक्शन जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपने को सारे के सारे फंक्शन ध्यान में रखने जरूरी हैं। उसके बिना आप बिहाफ पे अपन क्या पता कर सकते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म के सारे साइन सिम्टम पता किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करी थी अपन ने मेटाबॉलिक रेट की। तो मेटाबॉलिक रेट जो थी वो T3 और T4 हार्मोन क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। तो अपन बोल सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर BMR क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकेंड वन थिंग, जब जब BMR इंक्रीज हो रही थी तो बॉडी के वेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा था? वेट जो था वो क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो अपन बात बोल सकते हैं यहाँ भी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर वेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन ने बात करी थी GI सिस्टम के रिगार्डिंग। GI सिस्टम जो था उसकी मोटिलिटी को क्या कर रहा था? T3 T4 हार्मोन बढ़ा रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था? डायरिया की कंडीशन जो है वो राइज हो रही थी। तो डायरिया की वजह से होने वाले साइन सिम्टम अपन लिख सकते हैं कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, या फ्लूइड लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है वो राइज हो रही है। डिहाइड्रेशन कंडीशन राइज हो रही है तो स्किन का टर्गर भी क्या हो रहा है? पुअर हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती हैं कहाँ? हाइपरथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन ने बात की थी CVS सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। कार्डिक आउटपुट को T3 T4 बढ़ा रहा था, कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा था, होने वाला साइन सिम्टम जो वो क्या होगा? हाइपरटेंशन। इसके अलावा हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहा था। हार्ट रेट की वजह से होने वाला साइन सिम्टम जो कौन सा होता है? टेकीकार्डिया। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। T3 T4 हार्मोन क्या कर रहे थे? रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा रहे थे। इस कंडीशन में भी T3 T4 हार्मोन क्या होते हैं? ज़्यादा। होने वाला साइन सिम्टम जो है कौन सा होगा? टेकीपनिया। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, अगर अपने को याद रहें कि थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 और T4 दोनों के फंक्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वन साइन सिम्टम की।
फंक्शन में अपन ने डिस्कस किया था कि बोन मेरो जो होती है उसको T3 T4 हार्मोन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। तो T3 T4 हार्मोन जो है इस केस में क्या होंगे, ज़्यादा। जब भी T3 T4 हार्मोन केस में ज़्यादा होंगे तो डिजीज़ कंडीशन अराइज होगी पॉलीसाइथेमिया, यानी ब्लड काउंट जो है वो जनरली क्या होगा, ब्लड सेल्स की काउंटिंग जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन अपने को देखने को मिलती है किस केस में, हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। सीएनएस के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया था कि T3 और T4 हार्मोन जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अलर्टनेस और एक्टिवनेस जो है वो बढ़ा देते हैं। एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, पेशेंट है उसका मूड कैसा होता है, इरिटेटिव मूड या इरिटेशन होता है, साथ साथ मैनिक मूड भी हो जाता है। पेशेंट है उसकी एक्टिवनेस और अलर्टनेस बढ़ने की वजह से मैनिक मूड हो जाता है, पेशेंट कैसा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट फंक्शन की, बात डिस्कस किया था अपन ने स्किन के रिगार्डिंग। स्किन और हेयर के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया था कि T3 T4 हार्मोन जो स्मूथनेस और हेयर जो है उनकी भी स्मूथनेस और सिल्कीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब जब T3 T4 हार्मोन बढ़ेंगे तो स्किन जो है उसकी स्मूथनेस जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ साथ हेयर जो है वो भी क्या हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। सिल्की हेयर अपने को उस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एक साइन सिम्टम है किस कंडीशन के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म की। इसके बाद बात करी थी अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं उनको रेगुलेट करने का फंक्शन करते हैं T3 T4 हार्मोन। इस वजह से अपने को डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वहाँ दिखाई देता है। डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, या ये मान के चलो कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या होगा, दिखाई देगा। साथ साथ एक कंडीशन और राइज होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो मीन्स जो सेक्सुअल डिजायर हैं उनका लॉस हो जाता है। जब भी T3 T4 हार्मोन बढ़ते हैं, पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म सफ़र करता है तो सेक्सुअल डिजायर है उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था, T3 T4 हार्मोन जिम्मेदार था। तो यहाँ अगर T3 T4 हार्मोन बढ़ेगा तो स्केलेटल जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ साथ उसके अंदर स्पाज्मोसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, स्पाज्म ज़्यादा हो जाती हैं, उनके अंदर प्रॉपर रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं अपन एक और सिम्टम की, पर्टिकुलर नाम से होता है एक्जोप्थैलेमस। एक्जोप्थैलेमस एक्जोप्थैलेमस क्या होता है कि आइज़ के अंदर जो होता है वो जनरली आइज़ जो है वो प्रोट्रूड हो जाती हैं बाहर की तरफ। आइज़ जब भी बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है उसके पीछे रीज़न होता है कि आई बॉल जो होती हैं उनमें पीछे की तरफ फैट डिपॉजिट होने लग जाती है। यानी बिहाइंड द आई बॉल जो है वो फैट डिपोजिशन के कारण अपन ये बोल सकते हैं कि आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, और उस पर्टिकुलर सिम्टम को बोलते हैं अपन एक्जोप्थैलेमस, जो अपने को किस कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। एक्जोप्थैलेमस किसका सिम्टम है, हाइपरथायरॉयडिज्म का। होता क्या है कि फैट डिपोजिशन की वजह से आंखों में पीछे की तरफ फैट डिपोजिट हो जाती है, जिसकी वजह से आंखें जो हैं वो कहाँ निकलाती हैं, बाहर की तरफ अपने को दिखाई देती हैं। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्जोप्थैलेमस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटियोलॉजी की। मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, पर मैनेजमेंट से पहले अपने को पता होना चाहिए कि हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण क्या क्या हैं और उन कारण को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अपन इटियोलॉजिकल फैक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट जो इटियोलॉजी हो सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म की वो क्या होती है, एडिनोमा। एडिनोमा, एडिन जो वर्ड है वो काम में लिया जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू के लिए, यानी जो ग्लैंड्स के टिश्यू होते हैं, और कौन से टिश्यू, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एडिन। ओमा का मीन्स होता है ओवरग्रोथ। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ओमा वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, टिश्यू की ओवरग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ओमा। एडिनोमा क्या होगा, थायराइड एडिनोमा मीन्स थायराइड ग्लैंड जो है उसके एपिथेलियल टिश्यू जो है उनके अंदर क्या हो जाती है, ओवरग्रोथ। ओवरग्रोथ अपने बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या बन जाता है, एक तरीके से बिनाइन ट्यूमर बन जाता है।
ट्यूमर बनेगा, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर थायराइडिज्म जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन काफ़ी कारणों से हो सकता है। ये तो किसी सर्जरी की वजह से भी थायराइड ग्लैंड जो स्टिमुलेट हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कैंसर हो रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी एडिनोमा हो रखा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की एडिनोमा की वजह से क्या सीक्रेट ज़्यादा हो रहा है, TSH ज़्यादा बन रहा है। TSH ज़्यादा बन रहा है तो वो भी स्टिमुलेट करता है जनरली किसको, थायराइड ग्लैंड को, ये वो क्या बनाए, T3 और T4 हार्मोन बनाए, तो उसकी वजह से अपने को T3 T4 हार्मोन जो है क्या देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें अपन, ग्रेविस डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो क्या करता है कि थायराइड के इम्यूनोग्लोबुलिन जो TSH के जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या बनते हैं, इस डिजीज़ कंडीशन के अंदर ज़्यादा बनते हैं। तो TSH जितना ज़्यादा बनेगा वो स्टिमुलेट करेगा कि T3 और T4 भी क्या बने, ज़्यादा बने। तो एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से पूछा था क्वेश्चन, ग्रेविस डिजीज जो है वो किसका कोज है, या हाइपरथायराइडिज्म का आगे दिए हुए फॉलोइंग जो ऑप्शंस हैं उनमें से क्या कोज हो सकता है। तो ग्रेविस डिजीज कोज हो सकता है किसका, हाइपरथायराइडिज्म का। तो ये नॉर्मल कोजेस थे किसके, हाइपरथायराइडिज्म की। कोई स्टिमुलेशन मिल जाएगा, कोई एडिनोमा हो जाएगा, या ग्रेविस डिजीज अगर है तो वो भी क्या लीड करती है पेशेंट के अंदर, हाइपरथायराइडिज्म। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर अपन कौन सी ड्रग देंगे, जनरली थायराइड जो है उसके फंक्शनिंग क्या हुए हैं, बढ़े हुए हैं। थायराइड के फंक्शनिंग बढ़े हुए हैं तो अपने को कौन सी ड्रग देनी है, एंटी थायराइड, यानी वो ड्रग जो थायराइड हार्मोन के फंक्शन को कम कर दे, थायराइड हार्मोन के फंक्शन को डिप्रेस करे, ताकि T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट वन एंटी थायराइड ड्रग जो एग्जाम्पल होता है वो होती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, शॉर्ट फॉर्म में इसको PTU भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और ड्रग होती है मिथिमाजोल। ये दोनों की दोनों ड्रग हैं वो कौन सी है, एंटी थायराइड ड्रग हैं। वो ड्रग जो अपन क्या करते हैं, एंड थायराइड अगर फंक्शनिंग बढ़ जाए तो उसके फंक्शनिंग को डिप्रेस करने के लिए अपन PTU या मिथिमाजोल है वो जनरली देते हैं। एक साइड इफेक्ट के ऊपर फार्मा से क्वेश्चन आता है कि प्रोपाइल थायरोसिल PTU जो है उसका एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस जो है वो अपने को जनरली देखने को मिलता है किस केसेस के अंदर, जब पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक PTU चल रही है तो एग्रेनुलोसाइटोसिस अपने को देखने को मिलेगा। एग्रेनुलोसाइटोसिस का मीन्स क्या होता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस का मीन्स क्या होता है कि वो सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनका प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस, और उनका प्रोडक्शन नहीं होना क्या कहलाता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब ये नहीं होता कि एग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स हैं वो बन नहीं रही हैं। इसका मकसद ये होता है कि ग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, एग्रेनुलोसाइटोसिस वर्ड जो है वो काम में लेते हैं। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस है यानी सेल्स की क्या होगी, इसके अंदर WBCs की कमी हो जाएगी। ग्रेनुलोसाइट्स जो WBC हैं उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती है अपन बात करेंगे, ब्लड का टॉपिक जब भी डिस्कस करेंगे तब। तो PTU ड्रग जो है उसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि वो क्या कोज कर सकती है, एग्रेनुलोसाइटोसिस की कंडीशन है उसकी वजह से कोज होती है। तो अपने को याद रखना कि क्या साइड इफेक्ट PTU का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन मैनेजमेंट की बात करें तो नेक्स्ट वन मैनेजमेंट में अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन काम में लेते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो काम में लिया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो क्या करता है, ट्यूमर की यानी रेडियो एक्टिव जो रेज जो होती हैं आयोडीन की वो डाली जाती हैं किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो थायराइड ग्लैंड का ट्यूमर होता है उसकी साइज क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय करके। सेल्स जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होंगी तो T3 और T4 हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आयोडीन 131 जो होता है वो एज ए रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो काम में लिया जाता है। कौन सा आयोडीन, आयोडीन 131।
वैसे भी आयोडीन जो थेरेपी है वो भी जनरली दी जाती है, आयोडीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। अगर आयोडीन्स की फुलफिलमेंट होगी तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जाएगी कि वो क्या करे, T3 और T4 हार्मोन का लेवल जो है ऑटोमेटिकली क्या कर दे, कम कर दे। तो आयोडीन थेरेपी जो है वो भी दी जाती है इस केसेस के अंदर, बट मोस्ट इफेक्टिव जो होती है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है। और रेडियो एक्टिव का कौन सा एलिमेंट काम में लिया, जनरली आयोडीन 131 जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर परफेक्ट मैनेजमेंट की बात करें कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसका कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट क्या है, तो उसके लिए अपने को क्या करनी है, सर्जरी करनी है। और सर्जरी के अंदर अपने को कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी है, थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी का मीन्स क्या होता है, एक्टमी जब भी सफिक्स लगता है उसका मीन्स क्या होता है, रिमूवल। थायराइड ग्लैंड जो होती है सर्जरी के द्वारा उस थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। थायराइड ना थायराइड ग्लैंड होगी ना थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होंगे। बट इस सर्जरी करने के बाद थायराइड जो हार्मोन होते हैं T3 T4 वो लाइफ टाइम पेशेंट को आर्टिफिशियली बाहर से दिए जाते हैं। तो ये कन्फर्मेटरी मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट, कि पेशेंट को क्या करनी है, अपने को थायराइडेक्टमी कर देनी है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देना है ताकि थायराइड ग्लैंड का कोई भी डिसऑर्डर जो है राइज ना हो। बट इससे बचने के लिए क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म भी पेशेंट को होगा, इसलिए थायराइड सप्लीमेंट जो है वो पेशेंट को लाइफ टाइम आर्टिफिशियली बाहर से दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। थायराइड की जब भी सर्जरी होती है तो पोस्ट ऑपरेटिवली नर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। पोस्ट ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, पोस्ट ऑफ नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती हैं। पोस्ट ऑफ यानी जैसे ही थायराइडेक्टमी हो गई, ऑपरेशन के बाद सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को कैसी वाली पोजीशन दो, सेमी फाउलर पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फाउलर्स पोजीशन जो पेशेंट को देनी है। सेमी फाउलर पोजीशन जैसे ही देंगे तो स्ट्रेचिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेचिंग कम और इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ब्लीडिंग के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है पेशेंट को कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या है, एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए ब्लीडिंग के लिए कंटिन्यूसली क्या करते रहना है, मेजर करते रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करी जाए, सबसे पहले पोजीशन देनी है। ब्लीडिंग के लिए पेशेंट जो है उसको मेजर करना है। पेशेंट को बोलने के लिए बोलना है, पेशेंट से बात करनी है। पेशेंट अगर आवाज़ निकाल रहा है, पेशेंट सही है, तो वो फंक्शनिंग अपन चेक करते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है लेरिंग्स को। लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, अपनी वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है वो थायराइड के बहुत बगल से निकलती है, इसलिए सर्जरी के दौरान लेरेंजियल नर्व जो है उसके डैमेज होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए पेशेंट से बात करनी है। अगर पेशेंट प्रॉपर वॉइस का प्रोडक्शन कर रहा है, मीन्स रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एज इट इज़ है, उसके ऊपर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा है। इसके अलावा ऑब्जर्व करना है पेशेंट को टिटेनी के लिए, यानी हाइपोकैल्सेमिक जो सीजर होते हैं उनके लिए, हाइपोकैल्सेमिक स्पाज्म जो होता है उसके लिए। कैल्शियम की कमी होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है उसके पास एक और छोटी सी ग्लैंड होती है, उसको अपन बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड है उसके भी डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान पैराथायराइड ग्लैंड को कोई भी इंजरी हो गई। इंजरी होती है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को टिटेनी या हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी के लिए भी क्या करते रहना है, मेजर करते रहना है। ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके मैनेजमेंट के दौरान, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ थायराइड। थायराइडेक्टमी कर दिया, उसके ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। ब्लीडिंग के लिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की फंक्शनिंग देखनी है, और पेशेंट को हाइपोकैल्सेमिक टिटेनिक जो स्पाज्म होता है उसके लिए भी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना है। तो ये अपन अभी डिस्कस किया था क्या, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का एक छोटा सा डिसऑर्डर होता है याद रखने के लिए, थायराइड स्ट्रोम। कई बार पूछ लेते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थायराइड स्ट्रोम का मीन्स क्या होता है कि सडनली एक्सेसिव T3 T4 हार्मोन जब बढ़ जाते हैं उस कंडीशन को अपन बोलते हैं थायराइड स्ट्रोम। थायराइड स्ट्रोम का मीन्स क्या होगा कि सडनली एक्सेसिवली T3 T4 हार्मोन जो अचानक से बढ़ गए। साइन सिम्टम क्या आएंगे, पाल्पिटेशन होगा, हार्ट रेट बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं किसमें, थायराइड स्ट्रोम में। तो ड्रग पूछ लेते हैं कि एक बार कि थायराइड स्ट्रोम का मैनेजमेंट क्या है। थायराइड स्ट्रोम जो है
वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, यानी एक जानलेवा कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर अपने को क्या करना है, बीटा ब्लॉकर ड्रग पेशेंट को देनी है। बीटा ब्लॉकर मीन्स वो ड्रग जिनके आगे सारा का सारा सफिक्स जो क्या लगता है, लो लगता है, LOL। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग है, प्रेप्रोनोल है, एटिनोलोल है, ये सारी की सारी ड्रग जो है वो उस इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को देनी है। तो थायराइड स्ट्रोम क्या होगा, सडनली T3 T4 हार्मोन का लेवल एक्सेसिवली बढ़ जाना क्या कहलाता है, थायराइड स्ट्रोम। मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या देनी है, बीटा ब्लॉकर ड्रग, और एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो आज के लिए इतना ही, ये पहला टॉपिक था हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।